नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों आज से हम इसमें कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पहले इसकी बेसिक चीजें मैं आपको समझा दूंगा कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है और कंट्रोल सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम की। तो कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले आपको बच्चों पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम क्या है भाई? ऐसा सिस्टम जो क्या करता हो, किसी भी चीज को सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करता हो, है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ सिग्नल, कोई भी चीज को सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कर दे वो क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। इसी प्रकार सिस्टम इज कन्वर्टिंग एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब जाहिर सी बात है, जैसे भाई मैंने कहा इंजन, तो इंजन भी क्या है? सिस्टम ही तो है। वो कंबशन करके हीट एनर्जी को किस में? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। या मैं कहूं जनरेटर, या मैं कहूं जनरेटर के अलावा बैटरी, है ना। तो ये सब क्या है? एक तरह से सिस्टम ही तो है। जैसे बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देती है। या मैं कहूं सोलर पैनल, वो क्या करता है? वो आपका सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये सब क्या होते हैं? सब हमारे जितने आप देख रहे हो वो सब हमारे क्या है? सिस्टम ही तो है। अब आपका बेसिकली हम करते क्या है? ये हमारा क्या है? सिस्टम है। ये हमारा सिस्टम है। हम सिस्टम में इनपुट देते हैं और हमें क्या मिलता है? आउटपुट सिग्नल मिलता है। या हम सिस्टम में एक्साइटेशन सिग्नल देते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है। एग्जाम्पल आपने देखा ही है कि आप साइकिल में पहिया चलाने के लिए क्या करेंगे? पैडल मारेंगे। तो पैडल मारना इनपुट है, उससे साइकिल आगे बढ़ रही है और पहिए घूम रहे हैं, वो उसका क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आपका सिस्टम है ना। तो मेरे हिसाब से सिस्टम की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि सिस्टम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर सिस्टम में मैंने आपको बताया, देखिए सिस्टम जनरली हम यहाँ पर दो तरह से डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जनरली पहला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम डायग्राम के थ्रू सिस्टम को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। जैसे आपका बीडीआर ब्लॉक डायग्राम, इसी प्रकार एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ हो गया आपका। इसी प्रकार आरएलसी नेटवर्क, जिसमें या इसको अपन मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा ग्राफिकल आपका एनालिसिस हो गया। अब ग्राफिकल में आपने देखा ही होगा, जैसे आपने ब्लॉक डायग्राम वाले क्वेश्चन देखे होंगे, है ना। ब्लॉक बना के उसको वो करना होता है ना। इसी प्रकार सिग्नल फ्लो ग्राफ में आपका जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसको आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हो। आरएलसी नेटवर्क आपने नेटवर्क में पढ़े ही है ना, उस तरह से सॉल्व करते हो। तो ये तो ग्राफिकल मेथड हो गई। ऐसे ही आपकी कौन सी मेथड आती है? मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में अलजेब्रिक फॉर्म हो जाता है। अब अलजेब्रिक फॉर्म में आपके अलग अलग तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके, जेड ट्रांसफॉर्म लेके, है ना। इसी प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है dx अपॉन dt के फॉर्म में। इसी प्रकार डिफरेंस इक्वेशन आ जाती है। तो बेसिकली अगर इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगा, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगी। तो ये चीजें आपने कहीं ना कहीं पे देखी होंगी, दूसरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर थोड़ा कम पढ़ेंगे। हमें ज्यादा फोकस किसमें करना है? यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ही करना है ना। लास्ट में स्टेट वेरिएबल जो आपकी टेक्निक्स है वो भी हम सब चीज इसमें डिस्कस करेंगे, क्या होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आउटपुट है, तो आउटपुट जो होता है फंक्शन होता है इनपुट का, साथ में सिस्टम का। मतलब हम तो इनपुट दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा हमारा क्या? आउटपुट। तो बेसिकली इनपुट अच्छा रहेगा, सिस्टम भी अच्छे से वर्क करेगा, तो हमारा आउटपुट भी उस पर डिपेंड करेगा और अच्छा आएगा, है ना। तो ये कह सकते हो कि आउटपुट फंक्शन होता है इनपुट का और सिस्टम का। अब सिस्टम को हम यहां पर h ऑफ t से शो करते हैं, इनपुट यहां पर x ऑफ t हो गया। सिस्टम हमारा क्या हो गया? h ऑफ t, और आपका फंक्शन क्या हो गया? x ऑफ t हो गया। इसी प्रकार LTI सिस्टम की बात करूं अगर मैं, तो LTI सिस्टम में xt इंटू तो नहीं कहूंगा मैं इसको, इसको क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा कन्वोल्यूशन। आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा कन्वोल्यूशन, है ना। तो कन्वोल्यूशन इंटू st, या फिर इसका हम क्या कर दें? लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो जाहिर सी बात है y(s) अपॉन xx, x वहां चला जाएगा तो y(x) अपॉन xx इक्वल टू हो जाएगा hs, और ये hs ही हमारा क्या कहलाता है?
ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। HSC यहां पर हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। तो ट्रांसफर फंक्शन आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, ट्रांसफर फंक्शन, LTI सिस्टम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आप आगे पढ़ोगे, है ना। इसी प्रकार जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड फॉर्म आपके दो होते हैं, है ना, ट्रांसफर फंक्शन के, है ना। मैथमेटिकल एनालिस्ट जैसे हम किसके लिए, एक तो ट्रांसफर फंक्शन LTI सिस्टम के लिए यूज करेंगे, दूसरा स्टेट वेरिएबल मॉडल हम यूज करेंगे कोई भी सिस्टम के लिए। तो इंटरव्यू में कभी पूछ ले कि भाई LTI के लिए केवल कौन सा हम मॉडल यूज करते हैं, तो आप कह सकते हो ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म यूज करते हैं। इसी प्रकार कोई भी दूसरा करना हो तो स्टेट मॉडल या स्टेट वेरिएबल मॉडल हम यूज करते हैं बेसिकली कोई भी सिस्टम के लिए, है ना। अभी हम स्टेट वेरिएबल मॉडल भी पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस में बताऊंगा कि कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। जी हाँ, कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है बेसिक, वो देखते हैं। तो भैया इनपुट को किस में कन्वर्ट कर दे, डिजायर आउटपुट में कन्वर्ट कर दे। जैसे गन्ने की मशीन, गन्ना का जूस निकालने की मशीन, तो हम यहां से गन्ना डालते हैं, तो बेसिकली आप देखिए डिजायर आपका आउटपुट क्या है, गन्ने का जूस है, वो आपको मिल जाता है। तो एक तरह से क्या है, कंट्रोल सिस्टम ही तो है। हाँ, राहुल गांधी जी वाला नहीं कि आलू डालो और सोना निकालो वाला नहीं, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम है। इसी प्रकार कंट्रोल सिस्टम इज स्लेव की तरह वर्क करता है कंट्रोल सिस्टम। जो इनपुट देंगे हमारे हिसाब से सेट करेंगे, उस हिसाब से आपका क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। इसी प्रकार कंट्रोल सिस्टम इज दैट मीन which any quantity of interest is maintained or alter according to desired manner। मतलब कंट्रोल सिस्टम ऐसा है कि हम जैसे मेंटेन करेंगे वैसे ही हमको आउटपुट देगा। तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन या अल्टर कौन करेगा, हम ही करेंगे। हमें जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा आपका मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हो, एक्सीलेटर देते हो, तो कंट्रोल सिस्टम क्या है, आपकी गाड़ी है, आप क्या कर रहे हो, डिजायर एक्सीलेटर दे रहे हो, तो उतनी स्पीड से क्या होती है, वो आगे पीछे भागती है ना। इसी प्रकार ये इसका बेसिक डायग्राम होता है कंट्रोल सिस्टम का। अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक डायग्राम है कंट्रोल सिस्टम का। आप देखिए यहां पर सबसे पहले आपने यहां पर इनपुट या कमांड दी, इनपुट या कमांड दी। इसमें आप देख रहे हैं पहला है कंट्रोलर, ईडी का मतलब है एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन, है ना, एरर डिटेक्शन। तो ईडी बेसिकली एरर डिटेक्शन है। कंट्रोलर में क्या होगा, कोई भी अगर एरर आती है इनपुट में, जैसे होता है ना लेस की आपने फैक्ट्री देखी होगी, तो लेस की फैक्ट्री में क्या एक कंट्रोल सिस्टम है पूरा, कि आलू आएंगे हर क्वालिटी के, लेकिन सेंसर की सहायता से जो सुटेबल आलू होगा चिप्स के लिए वो अलग हो जाएगा, और जो अननेसेसरी आलू होंगे छोटे साइज के वो अलग हो जाएंगे। तो वो एरर को डिटेक्ट कर लेगा वहीं पे। उसके बाद फिर वो आगे प्रोसेस होता है। अब यहां पर जो सिग्नल होगा वो मैनिपुलेटेड होगा। समझो मेरी बात, मैनिपुलेटेड क्यों, क्योंकि हमने यहां पर कुछ डाला था लेकिन यहां पर उसमें कुछ एरर थे, उस एरर को हटा के वो मैनिपुलेटेड सिग्नल भेजेगा, है ना। मतलब जो बड़े आलू थे और छोटे आलू थे वो अलग हो गए, वो बड़े आलू कहां गए, आगे चले गए प्लांट और प्रोसेस में, वहां पर वो छिलेंगे, धुलाई होगी और वो चीज होगी। तो उस प्लांट में ये चीजें होंगी, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस भी आपका आएगा। कैसे भाई, मैन मेड डिस्टरबेंस हो सकता है, मशीन मेड डिस्टरबेंस हो सकता है, कुछ एरर हो सकता है, तो वो हो सकता है प्लांट में आपके ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल आलू भट्टी में गए तलने के लिए, छिलके कट के, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो ये क्या है एक्चुअल में डिस्टरबेंस है। या जो बेल्ट से जा रहे हैं वो बेल्ट बहुत तेजी से जाने लगे, उससे आपका चिप्स ज्यादा क्या हो, कच्चा रह जाए या ज्यादा जल जाए, है ना। तो बेसिकली डिस्टरबेंस कुछ भी हो सकता है, वो यहां पर ऐड हो गया। उसके बाद यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा कैसा, कंट्रोल्ड आउटपुट। लेकिन कुछ जो फीडबैक रहेगा, कुछ फीडबैक रहेगा, है ना, वो वापस से कहां पे आ जाएगा, इसी कंट्रोलर में आ जाएगा कि भैया तेल ज्यादा गर्म हो गया। यहां से तुरंत क्या आया, एक मैसेज आया, तो वो उसको सुधार लेगा। या बेल्ट बहुत तेज चल रहा है, उसको धीरे कर देगा, है ना। मतलब जो भी आपका प्लांट है, जो भी आपका सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग यहां से फीडबैक आएगा, जिसमें सेंसर कहते हैं, और बेसिकली वो क्या करेगा, यहां पर बताएगा, फिर वो यहां पर करेक्ट करेगा और फिर आपका कंट्रोल आउटपुट आ जाएगा। तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम कुछ यही है ना। आपने बहुत सारी चीज देखी होंगे, जैसे आपके घर में टॉयलेट होगा,
तो फ्लश होता है। फ्लश में आप देखेंगे तो फ्लश करते हैं आप जब टॉयलेट में, तो वो एक सिस्टम ही तो है। फ्लश करना क्या है, सिस्टम ही तो, वहां से आपने बटन दबाया, अपने आप पानी पूरा फ्लश हो गया, उसके बाद फिर वो फिल हो गया, तो ये एक तरह से सिस्टम ही है ना। तो जो भी चीज आप यूज करते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो चाहे फ्रिज हो, ये सब क्या है, एक सिस्टम है ना, एक कंट्रोल सिस्टम है बेसिकली। ठीक है, चलिए इसी प्रकार द फीडबैक इज इंट्रोड्यूस, द फीडबैक इज इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल सिस्टम to reduce the error in response compared to given input, but also affect several other feature of system significantly। अब देखिए, कुछ चीजों के फायदे भी होते हैं, कुछ चीजों के नुकसान भी होते हैं। अगर हमने यहां पर फीडबैक इंट्रोड्यूस किया है तो उससे एक चीज तो है कि जो एरर आ रहा था आपके आउटपुट में, उसको वो पकड़ लेगा और वो सुधार लेगा, लेकिन उसके कारण भी कुछ चीजें क्या होती हैं, अफेक्ट हो जाती है। जैसे स्टेबिलिटी की बात होती है तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है ना। तो बहुत सारी चीजें जो आपकी अफेक्ट कर सकती हैं फीडबैक जो है आपके सिस्टम को, तो वो भी हम देखेंगे क्या होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी फीडबैक है, वो क्या कर सकता है, अफेक्ट करता है किसी चीज को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा, कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमने दो भाग में बांटा है ना, टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है NFBCS। अब ये NFBCS क्या है, नॉन फीडबैक, नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है ना, नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, या मैं इसको कह सकता हूं ओपन लूप, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी फीडबैक नहीं हो, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट हो ही नहीं, केवल डायरेक्ट ऊपर वाला पार्ट हो, बस सिंगल प्लांट हो, डायरेक्ट प्लांट में डालो और आउटपुट ले लो, है ना। तो ये वाला जो सिस्टम कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, या इसको नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है FBCS, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, या मैं कहूं इसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं, यहां इसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हैं। अब फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम भी दो पार्ट में बांटे गए हैं, एक है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। अब ये हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक की क्या इफेक्ट होता है, नेगेटिव का क्या इफेक्ट होता है, पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है तो दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब जहां पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, कि भाई ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है सर, क्या आपको पता है, वो देखते हैं अब। चलिए, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है वो देखिए कि द कंट्रोल वेरिएबल चेंज फ्रॉम द सेट पॉइंट ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम दीज चेंजेस आर नॉट नोन टू कंट्रोलर ड्यू टू विच ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर नॉट एक्यूरेट। पहला है कि भैया आपका प्रोसेस चल रही थी, बीच में आ गया क्या, डिस्टरबेंस। अब यहां पर फीडबैक तो है नहीं, तो आपका जो एक्यूरेसी थी वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नॉट एक्यूरेट रहेगी। क्यों, क्योंकि कंट्रोलर को पता ही नहीं चला कि भैया तेल ज्यादा गर्म हो गया और पता चले चिप्स आपके क्या हो गए, जल गए, है ना। तो ये चीज ओपन लूप में होती है कि आपको कुछ भी एरर अगर बीच में प्रोसेस में आती है तो आपको पता नहीं चलेगी। इसी प्रकार क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आपका क्या होता है, सेंसर लगा होता है, तो कोई भी डिस्टरबेंस आती है तो सीधा कंट्रोलर को पता चल जाता है तुरंत में, और वो तुरंत में उसको क्या करता है, सुधार करता है। इसके कारण आपका जो रिजल्ट होता है वो एकदम एक्यूरेट हो जाता है। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया कि भैया ओपन लूप इज नॉट एक्यूरेट सिस्टम, क्योंकि यहां पर कोई डिस्टरबेंस आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा, जबकि क्लोज लूप सिस्टम जो है वो एक्यूरेट है, क्योंकि डिस्टरबेंस आने पर तुरंत फीडबैक क्या करेगा, कंट्रोलर को भेजेगा सिग्नल कि भैया इसे सुधारो, और वो उसको क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा और आगे बढ़ेगा।
इसी प्रकार सेकंड है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डस नॉट एम्प्लॉय एनी सेंसर। अब जाहिर सी बात है, जब फीडबैक ही नहीं है तो सेंसर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर। तो सेंसर नहीं होता पहली बात तो इसमें, और इसमें सेंसर होगा क्योंकि भैया फीडबैक है, तो फीडबैक है तो सेंसर तो रहना ही रहना है। फिर आते हैं अगला इसी में अगला है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बट कैन नॉट बी स्टेबलाइज बिकम अनस्टेबल। तो एक खासियत यह है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बहुत स्टेबल होते हैं, इसको अनस्टेबल नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर स्टेबल हो गए भैया तो इसको आप स्टेबल नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। जबकि आपका क्लोज लूप में क्या है कि भैया अनस्टेबिलिटी इसमें काफी ज्यादा होती है, क्योंकि फीडबैक है, बीच बीच में एरर आते रहेंगे तो सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा ना भाई साहब, है ना। तो वही चीज है, यहां पर अनस्टेबिलिटी बहुत होती है। लेकिन इसमें एक खासियत यह है कि भाई जैसे ओपन लूप में अगर आपका क्या हो, ओपन लूप में अगर कोई अनस्टेबल हो गया तो उसको आप स्टेबल नहीं कर पाओगे, लेकिन यहां पर यह है कि अगर आपका अनस्टेबल हो जाता है तो आप इसको क्या कर सकते हो? तुरंत स्टेबल कर सकते हो। तो फायदा आपका क्लोज लूप में यह है कि भाई स्टेबल है कर नहीं है तो आप उसको बना सकते हो, है ना। तो ये चीज होती है। इसी प्रकार फोर्थ पॉइंट है, दो टाइम कांस्टेंट जो होता है ओपन लूप सिस्टम का वो काफी बड़ा होता है ना, वो काफी लार्ज होता है। इसके कारण आपका क्या होता है, ट्रांजिएंट के जो प्रोसेस है उसमें काफी टाइम लगता है टाइम आउट तक होने में, और इसी कारण ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है थोड़ा सा। तो भैया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम स्लोअर होता है, क्यों? टाइम कांस्टेंट क्या होता है, काफी लार्जर होता है। जबकि आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का टाइम कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वो लेस इफेक्ट होता है किसको? एक्सटर्नल डिस्टरबेंस को और इंटरनल डिस्टरबेंस को, जिसके कारण आपका क्या होता है, ये लेस सेंसिटिव होता है, या मैं कहूं आपका काफी सही होता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है ना। चलो क्लियर हो गया ये चीज। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना आप लोग, है ना। क्लोज लूप का जो ट्रांजिट टाइम स्मॉल होता है, ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, ये यहां पे आ गया, ये पॉइंट यहां से हटा दो, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हटा के मैं दूसरा पॉइंट लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसका पॉइंट ये है कि भैया टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट इसका स्मॉलर होता है। क्या होता है? स्मॉलर, है ना। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? स्मॉलर होता है, जिसके कारण ड्यू टू दिस सिस्टम इज फास्टर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका टाइम कांस्टेंट स्मॉल होता है जिसके कारण सिस्टम क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि भैया सिस्टम का जो है इफेक्ट पड़ता है एक्सटर्नल इंटरनल पर, इसलिए ये क्या होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है भाई साहब ओपन लूप। तो याद रखिएगा ओपन लूप पर एक्सटर्नल इंटरनल इफेक्ट बहुत पड़ता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है। जबकि क्लोज लूप सिस्टम पर लेस इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण वो क्या होता है, लेस सेंसिटिव होता है, ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता। इसके अलावा ओपन लूप भाई साहब एक तो सिंपल स्ट्रक्चर, दूसरा इकोनॉमिकल सस्ता होता है और सिंपल होता है। इसके अलावा क्लोज लूप क्या होता है भैया, महंगा, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो ये कुछ डिफरेंस से ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो आपको पता होना चाहिए थे, है ना। इसके बाद फिर मैं आपको इसी के आगे ब्लॉक डायग्राम में पढ़ाऊंगा, तो वो हम देखेंगे। बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है उसको ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या फिर मैं आपको बता दूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है आने वाले लेक्चर्स पे, तो वो आपको मैं बता देता हूं क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले देखिए बेसिक हमने देखा ही है ना। बेसिक्स में आपके क्या आ जाएंगे, बीडीआर आ जाएगा और एसएफजी आ जाएगा, ये हम देखेंगे। उसके बाद जो सेकंड आपका यूनिट होगी वो होगी टाइम रिस्पांस एनालिसिस। जी हाँ,
टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, पूरा हम डिटेल में करेंगे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, है ना। इसके बाद फिर हम कहेंगे टाइम टाइम स्टेबिलिटी, टाइम स्टेबिलिटी, टाइम स्टेबिलिटी एनालिसिस, एनालिसिस करेंगे। और इसमें हम क्या यूज करेंगे, एक तो आरएच क्राइटेरिया हो गया, है ना, रूट लोकस हो गया, ये सब चीज का यूज करके हम क्या करेंगे, टाइम स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस देखेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, साथ में स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी बॉडी प्लॉट और ये सब चीजें देखेंगे, निकोलस एन चार्ट, एमएन चार्ट देखेंगे। इसके बाद फिर आप इसमें पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, ये पढ़ोगे आप। इसके बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये लास्ट में हम देखेंगे। तो इतना सारा हमें कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना है। और कंट्रोल सिस्टम में आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप गेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे ईएससी के लिए पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप एवरेज देखोगे तो 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं गेट में, और ईएस की बात करो तो 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ईएस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं जहां पर हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।